हर पर्दा हटा दो, जरा बिजली गिरा दो, हम प्यार करने वाले। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे शुक्र करो कि पड़े नहीं है मेरी माँ के डंडे, एक डांट में हो जाते अरमान तुम्हारे ठंडे। अरे माँ को भी समझा दो, जरा इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। मैं हूं आपका अपना बहुत प्यारा अनुभव भैया, या फिर अनुभव सर, या फिर गाइडर भैया, जो भी आपके मन में आए आप मुझे बुला सकते हो। मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे, और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड की मोस्ट पावरफुल मैथ्स की क्लास अपने अनुभव भैया के साथ, जिसका नाम है भैया परिश्रम। तो परिश्रम में मैथ्स की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो एक बार जल्दी से भैया फटाफट से चैट पे फायर इमोजी लगा दो, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि हाँ भाई आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, सब कुछ ठीक है। तो क्लास को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से। तो हर क्लास में जो कहता हूं इस क्लास में भी कहूंगा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो रक्त नहीं वो पानी है, जिसमें गणित का प्यार नहीं, और कर्म करो तो फल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और कुआं जितना गहरा हो मीठा उतना जल मिलता है। यस, क्या बात है भाई, क्या बात है सर। एक और बेहतरीन शायरी हो जाए तो शायरी कुछ इस प्रकार से है कि भैया, वो बड़ी अच्छी सी एक शायरी है कि सूरत स्टेशन के बाहर, ये राहगीर जी की शायरी है, बहुत अच्छे शायर हैं वो। तो सूरत स्टेशन के बाहर ठंडी बेंच थी, चाय गरम थी, है ना। सूरत स्टेशन के बाहर ठंडी बेंच थी, चाय गरम थी, और बगल के ताऊ के मुंह में एक बीड़ी थी जो बिल्कुल नरम थी। मैंने चाय की दो चार चुस्कियां ली, इतने में ताऊ ने दूसरी सुलगा ली, पहली को फेंका जमीन पर और जूती से कुचल दिया। मुझे न जाने क्यों तेरी याद आई, ये मैं बात एक्स के लिए कह रहा हूं, मुझे न जाने क्यों तेरी याद आई, मैं उठा और चल दिया। यस, तो कुछ इस प्रकार के शब्दों का यूज होता है जिस तरह से हम अपने मन को बहला सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। शायरी मतलब एक बहुत ही बड़ा वर्जन है हमारी लाइफ में, है ना। चलिए, वो कहते हैं ना कि हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए, और हम जिसे अपने पास बिठा लेते हैं वो हमसे बिछड़ जाता है। जिसे तुम हाथ लगा दो वो तुम्हारा हो जाए, और तुम्हें लगता है कि तुम इस खेल में जीत गए हो, तुम्हें लगता है कि तुम इस खेल में जीत गए हो, है अगर यही बात तो क्या खेल दोबारा हो जाए। चलिए, तो यहां पर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्त, है ना, कोई भी बैकलॉग नहीं होगा आपका। तो सबसे पहले यहां पर संबंध हम लोग पूरा खत्म कर चुके थे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कुछ चीजें हैं जो संबंध में, जैसे कुछ प्रश्नावली के प्रश्न हैं या फिर उदाहरण है, हमें समझ में नहीं आए। तो दोस्त वो मैं आखिरी क्लास में, जब हमारी प्रश्न एवं अभ्यास की क्लास होती है, संदेह एवं अभ्यास की, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, परेशान मत होइए। अभी हमें चालू करना है फलन। फलन भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो संबंध एवं फलन में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फलन को लेकर। तो फलन पे बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी है, तो बिल्कुल भी टाइम अपना वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, फटाफट से फलन पे आएंगे। तो सबसे पहले ये लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 नहीं देखा है, संबंध से संबंधित जितनी भी बातें हैं मैंने वहां पर करी हुई हैं, तो प्लीज आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, फिर आप लेक्चर नंबर 5 पे आइए। ऐसा नहीं कि आप लेक्चर नंबर 5 पे आ गए कि हम तो डायरेक्टली पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो फलन से संबंधित है, जो फलन की संबंधित है संबंध से। तो प्लीज पहले संबंध देखिए, फिर उसके बाद आप फलन देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है टेलीग्राम चैनल, आप इस पे जुड़ सकते हैं। यहां पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताता रहता हूं। तो आज हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है भैया यहां पर फलन। हम लोग फलन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होता है ये मैं आपको 1 घंटे में समझाऊंगा। सिर्फ फलन को समझाने में 1 घंटा लग जाएगा। हाँ, 1 घंटा लग जाएगा। सर इतना क्या समझाएंगे आप? बहुत सारी बातें हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। सर अच्छे से समझाइएगा, समझाएंगे। सर बेसिक से पढ़ाइएगा सर, क्योंकि फलन मुझे नहीं आता।
कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको रिकैप दे देता हूं कि भैया क्या हम लोगों ने 3 से 4 लेक्चर में पढ़ा। ध्यान से समझना, तो 3 से 4 लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा था भैया समुच्चय, याद है कि नहीं याद है ना? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के बाद हम लोगों ने यहां पर देखा कि भैया कार्तीय गुणन क्या होता है, तो कार्तीय गुणन भी हम लोगों ने पढ़ा। समुच्चय के बाद क्या पढ़ा? कार्तीय गुणन। अच्छा, कार्तीय गुणन में हम लोगों ने यह देखा कि भैया यहां पर 2 समुच्चय हमको दिए होंगे। एक हमारे पास हो सकता है A क्रॉस B हो सकता है B क्रॉस A या हो सकता है A क्रॉस A या हो सकता है भैया B क्रॉस B कुछ भी हो सकता है। फिर हमारे पास क्रमित युग्म आने लगे, तो मैंने आपको समझाया क्रमित युग्म मतलब 2 हमारे पास अवयव होंगे, वो कॉमा लगाकर एक ही ब्रैकेट में लिखे गए होंगे। जैसे क्रमित युग्म कुछ भी हो सकता है, A कॉमा B भी हो सकता है, मान लो x कॉमा y हो जाए, मान लो L1 कॉमा L2 हो जाए, तो ये सब क्या है भैया? क्रमित युग्म। 2 क्रमित युग्मों की समानता मैंने आपको बताई कि जैसे x कॉमा y यहां पर बराबर है 1 कॉमा 2 के, तो इसका अर्थ है कि भैया x यहां पर 1 के बराबर और y यहां पर भैया 2 के बराबर। अच्छा, फिर मैंने आपको समझाया संबंध, कि संबंध क्या होता है। तो यहां पर आपने यह समझा कि भैया संबंध हमारे पास कुछ नहीं, 2 समुच्चयों के बीच में एक प्यारा सा संबंध है। फिर मैंने आपको समझाया संबंध के अंदर हम लोग कैसे संबंध को निरूपित करते हैं। तो सबसे पहला यहां पर रोस्टर विधि के द्वारा मैंने आपको समझाया, दूसरा आपने समझा समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा, फिर आपने यहां पर समुच्चय निर्माण विधि के बाद आलेखीय विधि के द्वारा भी समझा कि क्या होता है संबंध, आलेखीय विधि क्या होती है, यह भी मैंने आपको बताया। आलेखीय विधि भूल तो नहीं गए? हाँ, भूलना नहीं। अरे जहां पर तीर निकलते थे, है ना, ये एक समुच्चय होता था, ये एक समुच्चय होता था, यहां का तीर इसको 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 ऐसे करके, ये आलेखीय विधि है। संबंध को मैंने निरूपित करना आपको समझाया। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि भैया यहां पर प्रांत क्या होता है और भैया परिसर क्या होता है ना। अगर हम रोस्टर रूप में लिख रहे हैं तो भैया पहले वाले, अगर हम रोस्टर रूप में लिख रहे हैं संबंध को, तो जो पहले वाले अवयव हैं क्रमित युग्म में वो कहलाते हैं प्रांत, जो दूसरे वाले घटक हैं क्रमित युग्म में वो कहलाते हैं भैया परिसर। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको समझाया कि भैया अगर संबंध A समुच्चय से B समुच्चय में जा रहा है तो B समुच्चय हमारे पास क्या होगा? सह प्रांत होगा, है ना। चलो, बहुत बेहतरीन। फिर मैंने आपको क्या समझाया? फिर मैंने आपको समझाया कि भैया संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला यहां पर संबंध हमने देखा, यहां पर भैया रिक्त संबंध या फिर भैया खाली जो संबंध होता है वो मैंने आपको समझाया। रिक्त के बाद मैंने आपको समझाया सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। याद आया कुछ? शाहरुख, सलमान, अक्षय कुमार एक समुच्चय में थे, दूसरी तरफ दीपिका, है ना, कटरीना, करीना, वो दूसरे समुच्चय में थी, तो सार्वत्रिक रिक्त, है ना। फिर यहां पर मैंने आपको समझाया कि क्या होता है तत्समक संबंध। फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया कि क्या होता है प्रतिलोम संबंध, है ना। ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी। 4 संबंध बहुत आसान थे, मैंने आपको समझा दिए थे। अब यहां से गाड़ी स्टार्ट होती है और जाती है कहां पर? सबसे पहले स्वतुल्य संबंध की तरफ। तो भैया स्वतुल्य संबंध क्या होता है? तो मैंने आपको समझा रखा था, स्वतुल्य संबंध का मतलब है कि भैया A, संबंध में पाया जाना चाहिए। अगर मान लो क्रमित युग्म था x, y के रूप में, तो x, संबंध में पाया जाना चाहिए। अगर मान लो L1, L2 के रूप में हमारे पास क्रमित युग्म था, तो L1, संबंध में पाया जाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं स्वतुल्य के लिए हम लोगों ने बातें देखी। फिर सम्मित के लिए मैंने आपको क्या समझाया? सम्मित के लिए मैंने आपको समझाया कि यदि अगर भैया A, B संबंध में पाया जा रहा है तब B, A भी संबंध में पाया जाना चाहिए, जिससे कि भैया संबंध सम्मित हो पाए। फिर मैंने आपको समझाया संक्रामकता के लिए कि भैया संक्रामक संबंध क्या होता है। तो मैंने आपको यही कहा कि यदि अगर A, B संबंध में पाया जा रहा है एवं B, C संबंध में पाया जा रहा है, तब यहां पर A, C भी संबंध में पाया जाना चाहिए, जिससे कि यह संबंध संक्रमक हो पाए। फिर मैंने आपको क्या समझाया? फिर मैंने आपको यहां पर भैया एक प्रमेय समझाई। प्रमेय क्या कहती थी? प्रमेय कहती थी कि अगर R1
और R2 हमारे पास दो संबंध हैं। कैसे भैया? यहां पर तुल्यता संबंध। तो हमको यह सिद्ध करना होता था कि भैया R1 और R2 का सर्वनिष्ठ भी क्या होगा? एक तुल्यता संबंध में होगा, है ना? यह समझाया था मैंने आपको। अगर बात करें तुल्यता संबंध की, तो तुल्यता संबंध क्या होता है भैया? ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, जो भैया सम्मित हो और साथ साथ संक्रमक भी हो जाए, मतलब तीनों एक साथ, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक, वो भैया तुल्यता संबंध। फिर मैंने आपको यह समझाया कि भैया अगर हम A क्रॉस B समुच्चय की बात करें तो उसमें कितने अवयव होंगे? M इंटू N। अगर A समुच्चय में M अवयव थे और B समुच्चय में N अवयव थे तो A क्रॉस B में Mn अवयव होंगे। फिर मैंने आपको समझाया कि अगर संबंध A समुच्चय से B समुच्चय में जा रहा है तो भैया कुल संबंधों की संख्या क्या होगी? तो कुल संबंध यहां पर बनेंगे 2 की घात M इंटू N, है ना? ये भी मैंने आपको समझाया। तो ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको यहां पर बता रखी हैं, ऑलरेडी मैंने बता रखी हैं आपको। तो ये क्या है? ये रिवीजन है। जो 4 लेक्चर में आपने पढ़ा उसको मैंने मोटा मोटा यहां समझा दिया कि भैया ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने एनसीईआरटी की भैया 1.1 डिस्कस करी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हमें ये प्रश्न नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। तो परेशान मत हो, मैं अभी यहां पर हूं और जितने भी प्रश्न आपको नहीं आए हैं हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समय है फलन को पढ़ने का, ठीक है? यस। तो जल्दी से एक बार क्या करो, बस 1 मिनट रुकिएगा, मैं चैट को रिफ्रेश करा लेता हूं, आपकी चैट नहीं दिख रही है। तो अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, अब ध्यान से देखो, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है कि भैया आज सुबह में बैठा, मैंने सारी चीजें याद करी और फिर मैंने आपको यहां बता दिया। नहीं, एक दिन की मेहनत नहीं है, ये सालों की मेहनत है। आपके सीनियर लोगों को मैंने पढ़ाया, आपसे जो बड़े हैं 1 साल उनको पढ़ाया, उनसे पहले उनको पढ़ाया, 2022 से लगातार पढ़ाता हुआ चला आ रहा हूं। बीच बीच में जेईई एनडीए की क्लासेस भी ली हैं मैंने 21, 22 में, 20 में। तो कहीं ना कहीं ये सालों की मेहनत है जो आपको मैंने 5 से 10 मिनट में यहां पर बताई है। बात अच्छी लगी हो तो एक बार फटाफट से थम्स अप कर देना दोस्त। यस, बात अच्छी लगी हो तो थम्स अप कर देना। सौम्य आपका अगर पहला दिन है तो प्लीज फोकस होकर पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। तो अगर आप पिछला लेक्चर अभी नहीं देखना चाहती हैं, आप ये कह रही हैं कि नहीं सर हम तो आज ये आपकी क्लास देखेंगे, कैसी लगती है क्लास हमें, तो आप ये देख सकते हो, बट कुछ बातें आपको हो सकता है ना समझ में आए, तो प्लीज फटाफट से एक बार थम्स अप कर देना। बाकी होमवर्क का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, डोंट वरी, परेशान मत हो। होमवर्क का भी हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे, बट मेरा ये कहना है कि अब चलते हैं फलन पे। जो संबंध से रिलेटेड बातें हैं हम लोग प्रश्न एवं अभ्यास के, या फिर मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, वहां सब कुछ डिस्कस होगा। यार मैं जिंदा हूं, मेरा कहने का मतलब है मैथ्स मतलब अनुभव भैया, अनुभव भैया मतलब मैथ्स। अरे जीता था जिसके लिए, ये मैथ्स के लिए गाना गाता हूं मैं, उसके लिए मरता था। अरे एक ऐसी मैथ्स थी जिसे मैं प्यार करता था, करता हूं, करता रहूंगा। ठीक है, तो बस मैथ्स ही अपनी जिंदगी में, और कुछ नहीं है। चलिए, क्या बात है भाई। नहीं नहीं, मैं नहीं भूला हूं, किसी को नहीं भूला हूं, सब याद है मुझे। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा तेज चैट चल रही है आपकी, तो इस वजह से मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं। बाकी सब बच्चे बहुत प्यारे मेरे लिए, बहुत अच्छे हैं। जब आप मिलोगे यार तो मैं आपको गले जरूर लगाऊंगा। आपसे यही कहूंगा कि पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हाँ, कि उसकी रिप्लाई का इंतजार कर रहे हो। हाँ, अगर आप कहोगे हाँ सर पढ़ाई बढ़िया चल रही, तो मैं कहूंगा गुड, वेरी गुड, आशीर्वाद दूंगा। अगर आपने कहा नहीं सर बाबू का मैसेज नहीं आया था, तो हम फिर वहीं पर आपको बहुत मारेंगे। हाँ चलिए, गुड, वेरी गुड, क्या बात है भाई। तो अब जरा ध्यान से समझते हैं और चीजों को समझते हैं कि क्या होता है फलन, है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं कि भैया क्या होता है फलन। लेकिन फलन से पहले मैं आपको समझा दूं कि इसकी महत्व क्या है। भैया फलन कितने प्रकार के होते हैं? जैसे मैं पूछूंगा फलन के प्रकार, तो आप कहोगे सर एक एकी, बहु एक एकी, आच्छादक, अंतक्षेपी या आच्छादित, सर ये 4 प्रकार के होते हैं। मैं कहूंगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग ये समझते हैं कि काइंड और टाइप दोनों एक बातें हैं कि अलग अलग? चैट पे बताओ। अगर सेम बात है तो लिखो सेम, और अगर अलग अलग बातें हैं तो लिखो DIFF। अगर सेम बातें हैं तो लिखो सेम, और अगर अलग अलग बातें हैं तो लिखो DIFF। आपका एक काम रहेगा, आपको इंग्लिश की क्लास में जाना है। इंग्लिश की क्लास जब भी होगी, मुझे नहीं पता कब होती है, इंग्लिश की क्लास में हमारे होंगे शिव बाबा जी, हमारे बहुत प्यारे बड़े भाई। उनसे पूछना सर अनुभव, सर सब लोग स्पैमिंग कर देना, तभी वो बताएंगे।
स्पैमिंग कर देना। सर टाइप्स में और काइंड्स में कोई डिफरेंस है क्या? अगर है तो बताओ हमको। सब स्पैमिंग करना आपको शिव बाबा जरूर बताएंगे। अच्छा वैसे ही अब पूजा मैम को काहे छोड़ो, जब शिव सर का काम बढ़ रहा है तो पूजा मैम को भी पकड़ो, उनसे पूछो कि मैडम भेद और प्रकार में कोई अंतर होता है क्या? ये हिंदी वाली क्लास में, जब भी आपकी हिंदी की क्लास हो सब स्पैमिंग करना हमारी पूजा मैडम से, है ना, पूजा मैम से जरूर। मैम 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 एक क्वेश्चन वो मैथ वाले सर पूछे थे, भेद और प्रकार दोनों अलग अलग होते हैं कि सेम होते हैं? तो जहां तक मैंने मैथ्स पढ़ी है, मैंने बच्चों को पढ़ाई है, तो भैया काइंड और टाइप अलग अलग होते हैं, वैसे ही भेद और प्रकार अलग अलग होते हैं। जैसे नाउन के टाइप भी होते हैं, नाउन के काइंड भी, पता कुछ तो है यार, है ना, ये कहां आ गया हिंदी इंग्लिश में, लेकिन ये पूछना जरूर, ठीक है, जरूर पूछना, आपको कुछ नई बात सीखने को मिलेगी, ठीक है, पूछना। देखो क्या बताते हैं, मेरे हिसाब से दोनों अलग अलग होते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको फलन समझा रहा हूं, तो इसको हल्के में मत लो, ये बहुत ज्यादा उपयोग में आएगा। फलन आगे तक चलता है, पाठ 6, पाठ 7, 8, 9 इन सब में। आज है सर हिंदी की क्लास, पूछना जरूर, ठीक है, 8 बजे से पूछना। एक अंबुज है, उन्होंने लिख दिया कि डिफरेंस होता है ना, चलो ठीक है। सर आपको भी नहीं आता, अरे हम तो बोल ही रहे हैं यार अलग अलग होते हैं भाई, जहां तक हमको पता है काइंड अलग है, टाइप अलग है, भेद अलग होते हैं, प्रकार अलग होते हैं ना। हाँ। एक बच्चे ने कहते मास्टर तुमको भी नहीं आता, सर आपको भी नहीं आता इसीलिए हटा दिया। अब हम तो बोल ही रहे हैं अलग अलग होता है यार, हैं? चलो अब जरा ध्यान से समझो फलन की महत्व को, जल्दी से फटाफट समझते हैं फलन की महत्व को, मतलब फलन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप यह समझो कि हमारे पास जो फलन होता है ना, फलन, वहां पर फलनों के प्रकार के ऊपर अगर मैं बात करूं तो फलन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स। काइंड की बात नहीं कर रहा हूं, काइंड मतलब भेद, वो है हमारे पास एक एकी, बहु एक एकी, आच्छादक, अंतक्षेपी यानी कि आच्छादित। प्रकार की बात कर रहा हूं, फलनों के प्रकार। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं आइलेट के द्वारा। अब आप कहोगे सर ये आइलेट नाम तो सुना ही नहीं, तो नाम सुने तो दुनिया मौन, और हम ही हैं मैथ्स के डॉन। आपने जो कहीं नहीं पढ़ा होगा वो आपको यहां परोसा जाएगा, और बिल्कुल हलवा की तरीके, ठंडा हलवा, बस उठाओ खा लो, क्योंकि उसके पीछे आपके भैया की मेहनत है। तो नाम सुने तो दुनिया मौन, और हम ही हैं मैथ्स के डॉन। सर आइलेट तो कहीं कहीं नहीं सुना था आज तक, मैं बताता हूं आइलेट क्या होता है। अच्छा सबसे पहले इसका उपयोग समझो, उपयोग नहीं समझोगे तो आप एक कान से सुनोगे दूसरे से निकाल दोगे, उपयोग कहां है। इसका उपयोग है सबसे खतरनाक चैप्टर जिससे डर लगता है बहुत सारे बच्चों को, जिसका नाम है इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन। सर समाकलन में भी कहां पर एक टॉपिक आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये सर ये क्या है, वो बाद में हम देखेंगे, वो बाद में हम देख लेंगे ना, वो बाद में। अभी हम टॉपिक का नाम लेकर डराना नहीं चाहते आपको, इंग्लिश में बताया है, हिंदी में नहीं बताया, इसीलिए समाकलन। अब रुक जाओ, बस उपयोग होगा समाकलन वाले पाठ में। अच्छा सर आइलेट बताए हो तो जरा इनका फुल फॉर्म भी बता दो। आओ बताते हैं आपको, आइलेट का फुल फॉर्म बताते हैं। आई का मतलब होता है इनवर्स, तो अब हिंदी में बताना जरूरी है। इनवर्स फंक्शन यानी कि भैया प्रतिलोम फलन, बात समझ में आ गई बच्चा, प्रतिलोम फलन। अच्छा सर पहला क्लियर हो गया। सर एल का मतलब बता दो। एल का मतलब होता है लॉगरिदमिक फंक्शन। सर हिंदी में, सर हम हिंदी माध्यम के बच्चा हैं सर, हम आपको सर हिंदी माध्यम के लिए पैसा दिए हैं तो बता रहे हैं, रुक जाओ सबर खाओ। लॉगरिदमिक का मतलब होता है बच्चा लघुगणकीय फलन, बात समझ में आ गई, तो लघुगणकीय फलन। अच्छा सर, सर वेरी गुड सर, वेरी गुड। लघुगणकीय मतलब सर वही लॉग की बात कर रहे हो ना आप, लॉग एक्स, लॉग सर बेस में 2 बेस में, लॉग बेस में 10, लॉग बेस में ई, हाँ नेचुरल लॉग, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। इन सब पे अगर मैं क्लास लू ना तो 30 दिन लग जाएंगे, खत्म नहीं होगा आइलेट। हमको 12th लेवल का पढ़ना है, 2 से 3 दिन में खत्म। अच्छा सर आई हो गया, सर एल हो गया। सर ए क्या होता है सर, ए का मतलब होता है अनुभव, नहीं दैट एल्जेब्राइक। ए का मतलब होता है अनुभव है, नहीं अनुभव नहीं होता, एल्जेब्राइक। सर एक मिनट, खांसी आ रही है बहुत जोर की आ गई खांसी। सर ए का मतलब होता है एल्जेब्राइक, हाँ
सर हिंदी में, अरे बीजगणितीय फलन। अच्छा सर बीजगणितीय, ओके ओके सर, ओके सर। अच्छा सर, सर टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है यहां पर चाय। नहीं यार, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा सर, सर ट्रिगोनोमेट्रिक को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। अच्छा अच्छा सर, अच्छा सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर आप। ओके ओके, ठीक है, खुद की तारीफ कर लेता हूं, कोई दूसरा करे ना करे। सर ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर एक्सपोनेंशियल मतलब हिंदी में सर, हिंदी में चरघातांकीय फलन। इस सर हम आपको बैच का पैसा दिए हैं, चरघातांकीय फलन। सर हम आपको बैच का पैसा दिए हैं सर, एक काम करो सर, सबके एग्जांपल लगा दो। लगाते हैं एग्जांपल, लगाते हैं। जैसे अब एग्जांपल ध्यान से सुनना। इनवर्स का मतलब है, जैसे अभी मैं आपको दूसरे पार्ट में पढ़ाऊंगा, साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, तो ये सब क्या है? आदि आदि, ये सब क्या है? इनवर्स के एग्जांपल। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन में यानी लघुगणकीय फलन में, जैसे लॉग आपने पढ़ा होगा, लॉग बेस 10 एक्स हो गया, या फिर लॉग बेस ई एक्स हो गया, है ना, इसी को हम नेचुरल लॉग कहते हैं, या फिर लॉग बेस में 2x हो गया, है ना, वगैरह वगैरह, ये सब हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। ऐसे एल्जेब्राइक की भी उदाहरण, जैसे x प्लस 5 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 हो गया, ऊपर x प्लस 5 था, नीचे था x माइनस 2, ये हो गया। या फिर हमारे पास मॉडुलस x याद है, ये मापांक फलन, अंदर कोई भी जाए बाहर हमेशा पॉजिटिव निकलता था। या उसके अलावा हमारे पास भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। या फिर हमारे पास यहां पर एक होता है सिग्नम यानी कि चिन्हक फलन। एक हमारे पास क्या होता है यहां पर? चिन्हक फलन, हम इसको कहते हैं चिन्हक फलन। ये सब इसी के उदाहरण है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमें पढ़ने हैं वही हम उपयोग में ला रहे हैं। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक में आपने सुना होगा 11th में साइन एक्स, 10th में भी सुना होगा कॉस एक्स वगैरह वगैरह। जैसे साइन स्क्वायर एक्स हो गया, जैसे साइन 2x हो गया, मान लो हमने साइन एक्स और कॉस एक्स को जोड़ दिया, वो भी इसी में आता है ना। तो ये सब क्या है भैया? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सर एक्सपोनेंशियल यानी कि चरघातांकीय फलन, जैसे 2 की पावर x हो गया, जैसे 3 की पावर x हो गया, या e की पावर x हो गया, e की पावर माइनस x हो गया, 10 की पावर माइनस x। तो यहां पर चरघातांकी का मतलब क्या है कि यहां पर जो x बैठा है वो घात में बैठा है, घात में, पावर में बैठा है, तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल है। अच्छा सर हमें ये बताओ सर e क्या होता है? e सर e मैंने कहा कहां यूज हुआ सर? ये देखो e लिखा है आपने, मैंने कहा हाँ e हमारे पास क्या है? e हमारे पास है आइलर नियतांक। e हमारे पास क्या है? आइलर नियतांक। सर इसकी कुछ वैल्यू तो होती होगी? हाँ होती है। सर कितनी होती है? लगभग 2.718, ऐसी कुछ मैंने पढ़ी थी, लगभग ये होती है। और खास बात e हमारे पास कैसा है? e हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय का मतलब यहां पर भैया ना तो ये शांत होगा, मतलब ये कैसा है? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, ना ये शांत होगा ना ये खुद को भैया रिपीट करेगा, मतलब अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। कक्षा 10 में आ गए आप लोग, है ना। सर ये तो हो गया सर, हो गया, अब आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। समझो, अब यहां पर आपको यह समझना है कि सबसे पावरफुल यहां पर कौन सा है? बीजगणितीय फलन, मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अगर मैं यहां पर बताऊं तो फंक्शन में क्या होता है, एक साइड पे खड़े होते हैं हमारे पास आई हो गया, एल हो गया, है ना, टी हो गया, ई हो गया, ये सब एक साइड पे खड़े होते हैं, और एक साइड पे पावरफुल आदमी जिसका नाम है ए। ए मतलब बनी बात है यार, जहां ए आ रहा है वो पावरफुल ना हो। ए मतलब अनुभव है नहीं, एल्जेब्राइक। अरे ए जहां नाम आ रहा है पावरफुल ना हो यार, कैसी बातें कर रहे हो। तो यहां पर ए जो है बहुत पावरफुल है, और वो एक साइड आके खड़ा हो जाएगा। क्यों? बीजगणितीय फलन यानी कि एल्जेब्राइक फंक्शन बहुत पावरफुल होता है, इन चारों के बराबर होता है। अब इसकी भी अपनी सेना है एक। अब सेना कैसी है? इसी में आते हैं परिमेय फलन, है ना, परिमेय फलन। इसी में आते हैं भैया अपरिमेय फलन, फिर इसी में आते हैं भैया बहुपदीय फलन। ओए होए 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 होए, बहुपदीय फलन। अच्छा, फिर बहुपदीय में अगर आप देखो तो बहुपदीय में आता है रैखिक। रैखिक का एग्जांपल जैसे x हो गया, x प्लस 5 हो गया, x माइनस का 2 हो गया, वो रैखिक फलन जिनकी घात 1 होती है। जिनकी घात 2 होती है वो हो गए द्विघातीय फलन।
जिनकी घात 3 हो जाए वो होती है भैया त्रिघातीय फलन, है ना? बात समझ में आ रही है? तो वो क्या होता है? त्रिघातीय फलन। अच्छा, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ, इसी में एक हमारे पास होता है भैया टुकड़ों वाला फलन। अब आप कहोगे सर ये कौन सी भाषा है? ये मेरी भाषा है जो मैंने बनाई है, टुकड़ों वाला फलन। अब आप कहोगे सर ये है क्या टुकड़ों वाला फलन? जहां पर फलन के टुकड़े हो जाएं। जैसे टुकड़े किसके किसके हो सकते हैं? बहुत सारे ऐसे फलन हैं जिसके टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं केवल 3 फलनों के नाम लूंगा। लिख भी चुका हूं यहां पर, यहां भी लिखूंगा टुकड़ों वाला फलन। तो टुकड़े किसके किसके होते हैं? सबसे पहले मापांक फलन के, दूसरा होता है महत्तम पूर्णांक फलन, और तीसरा होता है चिन्हक फलन। ये सब बड़े काम का है भैया सांतत्य अवकलनीयता में, समाकलन में, अवकलज में, हर जगह आएगा। मॉड एक्स यहां पर डिब्बा एक्स, मैं महत्तम पूर्णांक फलन को डिब्बा कहता हूं, मतलब मॉड एक्स डिब्बा एक्स, यहां चिन्हक फलन, चिन्हक फलन भी होती है, कुछ कुछ चीजें होती है। मतलब कुल मिला के समझो कि ये सब हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं? समाकलन के लिए। अब आपको ऊपर ही ऊपर से पढ़ना है, अंदर नहीं जाना, क्योंकि अंदर जाओगे तो 30 दिन लग जाएगा। ऊपर ही ऊपर से पढ़ना है, काम खत्म। सर ये तो आपने क्या बताए? मैंने कहा भैया फलनों के हमने प्रकार बताए। सर एक मिनट, सर भेद क्या होते हैं? तो भेद भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं बात करूं फलनों के भेद के बारे में, तो भेद पढ़ना भी आवश्यक है, भेद पढ़ना भी आवश्यक है। भेद कितने प्रकार के होते हैं? भेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बहुएकैकी, इसको हम पूरा डीप में पढ़ेंगे, मतलब पूरा अंदर तक ले जाएंगे इसको हम, मतलब जितने अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से पढ़ेंगे बहुएकैकी फलन। फिर उसके बाद दूसरा होता है, एक मिनट, पहला तो एकैकी होता है ना, बहु बाद में आती है सर क्या कह रहे हो ये? हाँ, पहले पहले बेटा बड़ा होगा ना, फिर बाद में बहू आएगी ना। तो पहला होता है एकैकी फलन, दूसरा होता है बहुएकैकी फलन, है ना? ठीक है सर। अब यहां पर तीसरा होता है हमारे पास आच्छादक फलन, और चौथा होता है हमारे पास अंतःक्षेपी बोलते हैं हम कभी कभी, है ना? अंतःक्षेपी बोलते हैं कभी कभी, या हम कभी कभी बोलते हैं आच्छादित। अंतःक्षेपी बोलते हैं या कभी कभी हम बोलते हैं आच्छादित फलन। वेरी गुड। अब जरा ध्यान से समझें आप लोग, क्या समझना है? ये सब हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, ये सब हम लोग 1 से 2 लेक्चर में पढ़ेंगे आने वाले। तो सर ये बता क्या रहे हो? कारण है इसके पीछे। कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है कि बहुत सारे बच्चों का, जैसे आपके सीनियर लोग जो थे, उनका एक बड़ा जाना माना प्रश्न रहता था मेरे से, जब मैं ये पाठ पढ़ाता था उनको। बहुत बार पढ़ाया मैंने, परिश्रम 2.0 में पढ़ाया है, ब्रह्मास्त्र में पढ़ाया है, संभव में पढ़ाया है, पेपर टाइम यूट्यूब पे पढ़ाया है। उनका एक जाना माना प्रश्न रहता था, आप ही लोगों का प्रश्न है जो आपके मन में आएगा, सर ये बताओ सर, क्या हमें यहां पर प्रांत एवं परिसर के बारे में नहीं पढ़ाएंगे? आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न जाना माना है। आपका प्रश्न यह है कि सर क्या हमें आप डिटेल में प्रांत एवं परिसर नहीं पढ़ाएंगे? सर क्या आप आचार्य जी, है ना, आचार्य जी, क्या आप हमें प्रांत एवं परिसर, प्रांत एवं परिसर पढ़ाएंगे? तो मैं कहूंगा हां, पढ़ाऊंगा। उत्तर, आचार्य जी ने क्या उत्तर दिया कि जी हां पढ़ाऊंगा, किंतु जितना काम में आए उतना ही, जितना काम में आए उतना ही पढ़ाऊंगा। अब बच्चा और थोड़ा सवाल पूछता है, सर कितना काम में आता है? सर जितना काम में आए, सर कितना काम में आता है? तो यहां पर मेरा जवाब होगा वो केवल अनुभव
भैया को पता है, उन पर भरोसा करो, है ना, उन पर भरोसा करो, नैया पार हो जाएगी। अब आपको मैं बताने लग जाऊंगा इतना काम का इतना काम का, उससे अच्छा मैं सीधे बता ही ना दूं आपको, बस जितना काम का है उतना मैं आपको बताता हूं। अब काम कहां पर आएगा, जैसे मैं प्रांत की बात करूं तो प्रांत का बहुत ज्यादा काम नहीं, लेकिन हां परिसर इंपॉर्टेंट है। सर परिसर क्यों इंपॉर्टेंट है, सर हमें जरा परिसर बताओ एक बार। तो मैं कहूंगा परिसर इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप यहां पर बात करते हो ना आच्छादक की अंतक्षेपी की, तो हमारे पास फलन में भी तीन चीजें होती हैं। हमारे पास फलन में भी तीन चीजें होती हैं। पहला होता है प्रांत, दूसरा होता है भैया सहप्रांत, जैसे वहां होता था कहां, संबंध में। तो जो पहली बार क्लास देख रहे हैं या जिनका कुछ बैकलॉग लग गया है, मतलब जिन्होंने दूसरी तीसरी क्लास नहीं देखी, चौथी क्लास नहीं देखी, प्लीज आप देख के आओ, तब आपको समझ में आएगा। संबंध में भी प्रांत होता था, सह प्रांत होता था और भैया परिसर होता था, है ना। अच्छा सर, अब जरा ध्यान से समझना। सर सर यहां पर प्रांत होता है, सह प्रांत होता है, परिसर होता है, हाँ होता है। सर कुछ बढ़िया बताओ सर इसके बारे में। बताते हैं सर, बताते हैं। देखो बढ़िया क्या है, आच्छादक फलन हम कैसे पहचानेंगे। सर आज सीधे आच्छादक पे आ गए। सर एक एक ही बहुवी, अरे रुक जा, जो पढ़ाने दे, जो पढ़ा रहा हूं पढ़ाने दे मालिक। आच्छादक फलन का मतलब यह होता है जब फलन का सहप्रांत जब फलन का सहप्रांत बराबर हो जाए परिसर के, तब हम कहते हैं कि भैया यहां पर यह आच्छादक फलन है। और जब सहप्रांत बड़ा रह जाए, किससे, परिसर से, जब सहप्रांत बड़ा रह जाए परिसर से, तब हम कहते हैं कि भैया यह हमारे पास या तो अंतक्षेपी है या तो आच्छादित है। ऐसे सर एक मेरा प्रश्न था, आप पूछो। सर जैसे सहप्रांत है वो बराबर हो गया परिसर के, वो बड़ा हो गया परिसर के, सर कभी छोटा नहीं हो सकता, नहीं छोटा नहीं हो सकता। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो इसके पीछे का मैं दो उत्तर आपको दे सकता हूं। पहला, नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता, बोल दिया सो बोल दिया, पत्थर की लकीर, पहला उत्तर मेरा, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा यह है कि सहप्रांत में ही भैया परिसर पाया जाता है, तो कभी भी परिसर सहप्रांत से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे अब आप लोग ये सोचो कि आपकी उम्र कभी भी आपके माता पिता से बड़ी हो सकती है, या पूरी दुनिया में ऐसा हो सकता है क्या कि किसी बच्चे की उम्र उनके असली माता पिता से बड़ी हो जाए, संभव नहीं है। तो परिसर कहां से निकला है, परिसर निकला है सहप्रांत से, तो कभी भी परिसर सहप्रांत से बड़ा नहीं हो सकता। हां बराबर जरूर हो सकता है। अब आप इससे उससे मत जोड़ना आप इसको कि पापा की और उसके लड़के की उम्र बराबर हो गई। मैंने एक एग्जांपल दिया कि सहप्रांत परिसर के या तो बराबर हो सकता है या सहप्रांत परिसर से बड़ा हो सकता है, छोटा कभी नहीं हो सकता। अच्छा सर एक और प्रश्न था, मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, आप समझो कि जिस तरह से मैं सीरियस होकर बोल रहा हूं, मतलब मेरी आवाज है, और जैसे मैं ये कर रहा हूं कि सर एक प्रश्न है, इसका मतलब कोई बच्चा है। मैं यहां पर डुअल कम्युनिकेशन कर रहा हूं। अब आपकी आवाज तो मेरे तक नहीं आ सकती, बट आपकी डाउट मेरे तक जरूर पहुंचना है, मन ही मन में। पढ़ा चुका हूं बहुत सालों से, तो मुझे पता है। तो आप इसको ऐसा मत लो कि सर आप इस तरह से नौटंकी करके पढ़ा रहे हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, कमेंट करते हैं, दिल में बुरा लगता है, बट ये आपके ही अच्छे के लिए है कि आप अगर जैसे मैं बोल दूं कि सर यहां पर प्रांत क्या, परिसर क्या, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि सर प्रश्न कर रहे हैं, बता रहे हैं। जब मैं थोड़ा बना के बोलता हूं कि सर तो ये क्या है कि एक बच्चा पूछ रहा है मेरे से, है ना, तो आपको फिर मैं बताऊंगा कि बच्चे की आवाज, मेरी आवाज नहीं अच्छा लगेगा। मैं जहां बना के बोल रहा हूं मतलब बच्चा पूछ रहा है, मैं सीरियस होकर बोल रहा हूं मतलब मैं बोल रहा हूं। जैसे सर एक और प्रश्न था, मैंने कहा हां पूछो। सर सहप्रांत कहां पाया जाएगा, तो मैंने कहा देखो सहप्रांत कहां पाया जाएगा। जैसे आपको याद होगा कि भैया संबंध को हम आर से लिखते थे, वैसे ही फलन को हम लिखेंगे, किसी चीज से लिखेंगे, अभी मैं बताऊंगा फलनों को कैसे लिखते हैं। जैसे संबंध को आर से लिखा तो बनी बात है संबंध एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में जा रहा होता था। तो यहां पर हमें यह पता रहता था कि भैया सहप्रांत हमेशा संबंध में दिया होता है। यह हमारे पास समुच्चय, जिस समुच्चय में संबंध जा रहा है यह सहप्रांत, वैसे ही फलन में भी दिया होगा। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। जैसे अब आपको यहां पर नहीं पता कि ए समुच्चय हमारे पास क्या है,
ए समुच्चय प्रांत है कि ए समुच्चय प्रांत नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी बदलेगी। कहानी कैसे बदलेगी? अब मान लो जैसे फलन था f, मैंने कहा फलन जा रहा है ए समुच्चय से बी समुच्चय में, तो कहानी कितनी प्यारी हो गई देखना। फिर कैसी प्यारी हो गई? सुनो ध्यान से, कैसे प्यारी हो गई। अब यहां पर जिस समुच्चय से फलन निकल रहा है वो हमारे पास प्रांत। सर पीछे नहीं होता था, सर पीछे संबंध में नहीं होता था। नहीं, संबंध में नहीं होता था। संबंध में इसलिए नहीं होता था, आपको कारण बताऊंगा, वो आगे पता चलेगा। संबंध में इसलिए नहीं होता था क्योंकि हो सकता है कि समुच्चय ए में से कुछ अवयव ऐसे हो जिनमें से तीर ना निकले। तो जिनमें से तीर नहीं निकल रहा है, क्या वो अवयव प्रांत में शामिल होंगे? आप कहोगे नहीं शामिल होंगे। लेकिन फलन की अगर हम बात करें तो ए समुच्चय में जितने भी अवयव उपस्थित हैं, सारे के सारे अवयवों में से तीर निकलेगा। अगर सारे के सारे अवयवों में से तीर निकल रहा है, मतलब सारे के सारे अवयव, समुच्चय ए के सारे अवयव प्रांत में शामिल हैं, तो क्यों ना हम कह दें कि भैया प्रांत ये क्या हो जाएगा हमारा, समुच्चय ए। फिर एक और प्रश्न था, आप पूछो। फिर यहां पर समुच्चय बी जो है वो सहप्रांत रहेगा? हाँ, गुड। ये जो समुच्चय बी है हमारे पास, ये संबंध के तरीके यहां पर भी क्या रहने वाला है, सहप्रांत। तो सहप्रांत के लिए आपको लड़ना नहीं है। सहप्रांत तो भैया दिया होता है प्रश्न में। तो सर एक और प्रश्न आप पूछो। सर हम सर परिसर कैसे निकालेंगे? देखो फिर उसी बात पे आ गए। सिखा दूंगा आराम आराम से, टाइम लगेगा, सिखा दूंगा। सर लेकिन परिसर का काम क्या है? पीछे बताया ना, जब परिसर बराबर हो जाए सहप्रांत के तब आच्छादक फलन, जब परिसर छोटा रह जाए सहप्रांत से तो अंतक्षेपी फलन। सर अगर परिसर बड़ा, मारेंगे दो ठो लपड़ तो भी घूंग गिर जाएगा। बता चुका हूं कि सहप्रांत से बड़ा नहीं हो सकता है परिसर। मतलब कंट्रोल वही बात फिर वही बात। अरे सहप्रांत या तो परिसर के बराबर होगा, अन्यथा सहप्रांत बड़ा ही रहेगा परिसर से। परिसर कभी भी बड़ा नहीं होगा सहप्रांत से। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। सर यहां पर एफ क्या है? अब देखो अच्छे प्रश्न आप पूछ रहे हो मेरे से, आप मेरे से अच्छे प्रश्न पूछ रहे हो। फिर यहां पर एफ क्या है? तो एफ हमारे पास कुछ और नहीं है, एफ हमारे पास सिंपल फलन का नाम है। अब ध्यान से समझना, एफ क्या है? फलन का नाम। तो फलन के नाम बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है एफ हो जाए, जी हो जाए, एच हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको याद दिलवाता हूं, क्लास 11th में आपने भौतिकी पढ़ी होगी, है ना? तो क्लास 11th में जब आपने फिजिक्स पढ़ी थी तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि भैया विस्थापन जो है हमारे पास, हम उसको एस से लिखते हैं। और विस्थापन, किसी प्रश्न में आपने ऐसा भी जरूर पढ़ा होगा कि जो विस्थापन है वो समय का फलन है एक। ऐसे आपको एसटी दिया होगा जरूर, क्लास 11 के फिजिक्स में आपको दिया होगा कि विस्थापन को हम एस से लिखते थे और विस्थापन जो था वो एक समय का फलन था ना, एसटी वगैरह वगैरह। फिर आपने ये जरूर देखा होगा कि आगे लिखा होगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 वगैरह वगैरह, है ना? विस्थापन का अवकलन कराते थे तो वेग आता था, वेग का अवकलन कराते थे तो भैया त्वरण आता था। याद है कि नहीं याद है? ds बाई dt करते थे तो वेग आता था, है ना, वेग बोलते थे हम इसको। और फिर से अगर हम dv बाई dt कराते थे तो एक्सेलरेशन आता था, मतलब त्वरण। खैर हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। लेकिन कहानी तो इंपॉर्टेंट है। कहानी क्या है? कहानी यह है कि एस हम क्यों लिखते थे? एस इसलिए लिखते थे कि हमें पता चलता था कि भैया फलन का नाम क्या है, भैया एस, यानी कि हम इसको विस्थापन से संबोधित कर रहे हैं। और हम टी क्यों लिखते थे? टी हम इसलिए लिखते थे कि हमें यह पता होता था कि भैया विस्थापन का जो भी फलन है उसमें चर क्या है, चर। तो आप कहते थे भैया चर यहां पर क्या है हमारे पास? सिंपल भैया समय। तो ये टी हमारे पास क्या है? चर। तो जैसे ही एस के बगल में टी लिख दिया, आप समझ गए भैया कि यहां पर जो भी हमारे पास फलन होने वाला है उसमें टी हमारे पास चर है। तो अब इसका उपयोग क्या होता था? उपयोग यह होता था कि भैया जैसे यहां पर एस, मान लो हमसे कोई बोले कि विस्थापन निकालो, 1 सेकंड में कितना विस्थापन हुआ, तो हम क्या करते थे? हम टी को 1 रखते थे। याद है ना, क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, बेसिक। तो हमसे कोई पूछता था कि भैया 1 सेकंड पर विस्थापन क्या हुआ, तो आप कहते थे कुछ नहीं, हम सिंपल, यहां पर कोई आपसे पूछे कि टी बराबर 1 सेकंड पर विस्थापन क्या हुआ, तो आप कहते थे कुछ नहीं, हम सिंपल 1 सेकंड पर विस्थापन निकाल लेते हैं। 1 सेकंड पर विस्थापन निकालो, 1 सेकंड पर विस्थापन क्या हुआ, तो आप कहते थे कुछ नहीं, हम सिंपल यहां पर कोई आपसे पूछे कि टी बराबर 1 सेकंड पर
विस्थापन बताओ, तो आप क्या करते थे, आप यहां पर फटाफट से t को 1 रख देते थे, है ना। अब t को 1 कैसे रखोगे आप, s के बाजू में आपने यहां पर t की जगह पे 1 रख दिया, तो जहां जहां पर t है वहां वहां पर 1 रखा जाएगा। यहां पर 1 रखोगे, यहां पर 1 रखोगे, तो कितना हो गया ये 1 का वर्ग, और यहां पर हो गया 3 और बाजू में t की जगह पे 1 और 5 ऐसे ही बैठा रहेगा। भाई जहां जहां चर है वहां वहां 1 रखोगे, तो ये क्या बन गया, 1 बन गया प्लस 3 बन गया प्लस 5 हो गया, तो 5 3 8 1 9। आप कहोगे विस्थापन हमारा 1 सेकंड पे 9 है। फिर मान लो कोई आपसे पूछता कि 2 सेकंड पर विस्थापन क्या है, तो आप टी को 2 रखते। कोई पूछता 3 सेकंड पर विस्थापन क्या है, तो आप टी को 3 रखते। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ यह है कि यहां पर हमारे पास फलन का नाम कुछ भी हो सकता है, एफ जी एच। जैसे मान लो हमारे पास फलन का नाम है एफ, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या है, जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो इसका मतलब यह है फलन का नाम है एफ, उसमें उपस्थित है चर एक्स। सर एक और प्रश्न, सर एक और प्रश्न आप पूछो, सर क्या हमेशा जो चर है वो एक्स ही रहेगा क्या सर, कभी बदल नहीं सकता? बदल सकता है। जैसे यहां देखो फलन का नाम भी बदला है, ऐसे मैंने एफ लिया है क्या, नहीं, फलन का नाम भी बदला है और चर भी बदला है। चर क्या है, टी, तो यहां पर हमारे पास एफ टी भी हो सकता है, हमारे पास एफ वाई भी हो सकता है, हमारे पास जी एक्स भी हो सकता है। अब देखो ध्यान से देखो, जी एक्स एफ एक्स में अंतर क्या है, एफ हमारे पास एक दूसरा फलन है जिसका नाम है एफ, जी एक्स हमारे पास एक दूसरा फलन है जिसका नाम है जी। दोनों में भैया कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ। कॉमन बस इतनी सी बात है कि भैया इस फलन में भी चर क्या होगा, एक्स, इस फलन में भी चर क्या होगा, एक्स। बस मान लो किसी ने लिख दिया भैया एच टी, तो इसका मतलब आपको यह समझना है जो ब्रैकेट के अंदर है वो चर हमारे पास, जो ब्रैकेट के बाहर है वो है फलन का नाम। बस इतनी सी कहानी आपको समझनी थी, समझ गए, ये सारी कहानी हो गई। अच्छा सर, सर ये सारी कहानी हो गई, सर कुछ आगे पढ़ो, बताता हूं आगे क्या है काम का, सुनना ध्यान से। अब ये कहानी अगर आपको पता लग गई तो अब आपको क्या समझना है, अब आपको यह समझना है कि भैया सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था समुच्चय। ठीक, बात समझ में आ गई? हां सर समुच्चय पढ़ा था। समुच्चय के बाद आपने क्या पढ़ा था, समुच्चय के बाद आपने पढ़ा था भैया समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो समुच्चय के बाद आपने क्या पढ़ा, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है सर समझ गया। फिर कार्तीय गुणन के बाद आपने क्या पढ़ा? सर कार्तीय गुणन के बाद तो हमने सर संबंध ही पढ़ा। कार्तीय गुणन के बाद आपने क्या पढ़ा? संबंध। अब संबंध के बाद आप क्या पढ़ोगे? सर फलन, फलन। संबंध के बाद आप यहां पर फलन ही पढ़ने वाले हो। तो आप क्या समझे कि भैया अगर किसी ने समुच्चय ना समझा हो, कार्तीय गुणन ना समझा हो, संबंध ना समझा हो, तो फलन नहीं समझ पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 4 लेक्चर खत्म कर लो यार। तो अब यहां पर ये समझो कि फलन क्या है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर फलन क्या है, फलन क्या है? तो फलन की 5 से 6 डेफिनेशन है? अरे मोरी मैया 6 डेफिनेशन है? हाँ सर कितनी परिभाषाएं हैं? 6। जे लेवल पे और ज्यादा हो जाती है। सर 6 की 6 बताओ। पगला गए हो, कोई काम की नहीं है। सर कितनी बताओगे फिर? अरे 1 2 से 3 से काम चल जाएगा। चलो मैं 4 बता दूंगा अपने मन से, जितना टाइम होगा उसके हिसाब से मैं आपको पूरी परिभाषाएं बता दूंगा। सर सबसे पहली और आसान वाली परिभाषा बताओ। देखो फलन हम ऐसा कहते हैं कि फलन क्या है? एक विशेष प्रकार का संबंध है। सर क्या फलन क्या है? एक विशेष प्रकार का संबंध। सर यहां पर एक सर डाउट था, मालूम था डाउट आएगा, पूछो। सर यहां पर आपने कहा है एक विशेष प्रकार का संबंध। सर
कितना विशेष बता रहा हूं। हमारे पास यहां पर जो संबंध है उसी में कुछ विशेषताएं लगा दी तो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, फलन। अब शर्तें कितनी हैं, 2 शर्तें हैं, वही समझाने में मुझे अभी 15 से 20 मिनट लग जाएगा। 2 शर्तें हैं बस। अब वो शर्तें क्या है उससे पहले मैं आपसे यहां पर कुछ और चर्चा करना चाहता हूं। जैसे मान लो फलन गया है ए समुच्चय से बी समुच्चय में, तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए और मैंने संबंध में भी बताई थी कि ए वाले समुच्चय में क्या पाया जाएगा, हमारे पास चर x है ना, और वैसे ही बी समुच्चय में क्या पाया जाएगा, चर y। याद है कि नहीं याद है? जैसे संबंध में हम लोग पढ़ते थे कि ए समुच्चय से बी समुच्चय में संबंध जा रहा है, तो ए समुच्चय क्या होता था, ए समुच्चय में हमारे पास x अवयव पाया जाता था, बी समुच्चय में हमारे पास y अवयव यानी कि y चर पाया जाता था। अब समझने वाली बात क्या है कि ए हमारे पास हो चुका है प्रांत और भैया बी हमारे पास हो चुका है सह प्रांत। चलो बढ़िया बात है सर, गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब यहां बताने क्या जा रहा था, मैं बताने ये जा रहा था कि भैया x हमारे पास जो चर है ना, अब वो कैसा चर है। अब यहां से थोड़ी मुख्य बात चालू होती है। x यहां पर हमारे पास एक स्वतंत्र चर है। फिर स्वतंत्र का मतलब मनमौजी, x किसी का नहीं सुनता। तुम्हारी वाली भी नहीं सुनती थी इसलिए तुमको छोड़ के भाग गई। तुम भी कहते थे कि उससे बतियाओ नहीं, लेकिन वो कहती थी कि तुम हमको घुमाते नहीं हो तो हम उससे बतियाएंगे, छोड़ के चली गई। तो x तो कभी आपकी बात नहीं मानेगी यार, है x तो कभी आपकी बात नहीं मानेगी। तो x कैसा है याद रखो, स्वतंत्र, स्वतंत्र चर। y कैसा है, y हमारे पास परतंत्र चर है। सर y परतंत्र चर है, y किस पर परतंत्र है, x पर। मान लो जैसे x का मान हो गया 1 तो उसके हिसाब से y का भी कुछ मान होगा। मान लो x का मान हो गया 5 तो y का भी कुछ उसके हिसाब से मान होगा। मान लो x का मान हो गया 10 तो y का उसके हिसाब से मान होगा। मतलब x अपने आप को बदलेगा, वैसे वैसे y बदलेगा, जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे y बदलेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या कि जैसे 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 x बदलेगा वैसे 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 y बदलेगा, काम खत्म। तो यहां x क्या है भैया, स्वतंत्र, y क्या है, परतंत्र। अच्छा, तो दूसरी परिभाषा यह होती है कि भैया एक ऐसा समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर हो, एक परतंत्र चर हो और परतंत्र चर निर्भर करता हो स्वतंत्र पे, तो वो क्या कहलाती है, वो एक हमारे पास भैया फलन कहलाता है। ये दूसरी परिभाषा। फिर एक हमारे पास मशीन वाली परिभाषा आती है, मतलब बहुत अलग अलग परिभाषा है लेकिन कोई काम की नहीं है। काम की क्या है, काम की परिभाषा ये वाली है। अब सुनना ध्यान से, काम की परिभाषा क्या है, जैसे मैं आपको भी बता रहा था एक विशेष प्रकार का संबंध है, तो विशेष प्रकार में हमारे पास 2 शर्तें आती हैं। अब 2 शर्तें कौन कौन सी हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं, इसको अच्छे से समझना। 2 शर्तें आप समझ गए तो आप समझ जाओगे कि कौन सा संबंध हमारे पास फलन है और कौन सा संबंध हमारे पास फलन नहीं है। अब समझो ध्यान से, मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जाम्पल क्या ले रहा हूं, ध्यान समझना। मैं यहां पर छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल क्या ले रहा हूं, जैसे मान लो कि ये हमारे पास ए समुच्चय, छोटा बनाता हूं, और ये हमारे पास बी समुच्चय, ठीक है। वैसे ही ये हमारे पास ए समुच्चय, वैसे ही ये हमारे पास बी समुच्चय, फिर ये हमारे पास ए समुच्चय, फिर ये हमारे पास बी समुच्चय, फिर ये हमारे पास ए समुच्चय, फिर ये हमारे पास बी समुच्चय, फिर ये हमारे पास ए समुच्चय और ये हमारे पास बी समुच्चय। मैं अब कुछ 4 से 5 एग्जाम्पल फटाफट आपके सामने लेता हूं। ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये हमारे सामने तीसरा एग्जाम्पल और ये हमारे सामने चौथा एग्जाम्पल, ये हमारे सामने 5वां एग्जाम्पल। सारे के सारे संबंध होंगे तो मैं लिख देता हूं यहां पर ये ए समुच्चय और भैया यहां पर बी समुच्चय, ये ए समुच्चय, ये 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 बी समुच्चय,
यहां पर 1 2 3, यहां पर ए बी सी, यहां पर 1 2 3, यहां पर ए बी सी, यहां पर 1 2 3, यहां पर ए बी सी, यहां पर 1 2 3, ए बी सी, यहां पर 1 2 3, भैया ए बी सी। ठीक है, और हम एक संबंध बना रहे हैं। संबंध कैसा? ए समुच्चय से बी समुच्चय में, और ये मैं अपने मन से कर रहा हूं। ये मत सोचना सर अभी मैं यहां पर खुद अपने मन से तीर बनाऊंगा, तो ये मत कहना सर ये तीर कहां से आए। मन से कर रहा हूं, मन से। मेरे शब्दों को सुनो, मैं अपने मन से कर रहा हूं। अब अपने में मन से कहीं से भी कहीं तीर मारूंगा। अब कैसे तीर मार रहा हूं, सुनो ध्यान से। ठीक है, ये कुछ मैंने उदाहरण आपको बताए हैं। पहले मैं आलेखी विधि से शुरू करता हूं जिससे बहुत आसान हो जाए आपके लिए समझना। ये मैंने कुछ आपके सामने आलेखी विधि में संबंध बनाए हैं। तो ये सारे के सारे संबंध हैं, सारे के सारे संबंध हैं। क्या यह संबंध है? हाँ है। चलो, क्या ये फलन है? इसकी हम जांच करते हैं। रुको, इसकी हम जांच करते हैं। क्या यह संबंध है? हाँ भैया संबंध है। क्या यह फलन है? हम इसकी जांच करते हैं, परेशान मत हो। क्या यह संबंध है? हाँ संबंध है। ठीक है, क्या यह फलन है? हम इसकी जांच करते हैं। क्या यह संबंध है? हाँ है। क्या यह फलन है? तो हम इसकी जांच करते हैं। क्या यह संबंध है सर जी? हाँ है। सर क्या यह फलन है? अभी जांच करते हैं इसकी, परेशान मत हो। सबसे पहले अब कुछ शर्तें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ शर्तें क्या हैं? कुछ शर्तें हमारे पास ये हैं कि यहां पर ध्यान से समझना। कुछ शर्तें हमारे पास ये हैं कि जैसे आपको मालूम है कि ए समुच्चय में चर पाया जाता है x और बी समुच्चय में चर पाया जाता है y। वैसे ही यहां पर भी ए में क्या पाया जाएगा? x, बी में क्या पाया जाएगा? y। ए में क्या पाया जाएगा? x, बी में क्या पाया जाएगा? y। ए में क्या पाया जाएगा? x, बी में क्या पाया जाएगा? y। ए में क्या पाया जाएगा? x, बी में क्या पाया जाएगा? y। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि भैया x हमारे पास एक चर है, तो x का मान क्या क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। वैसे ही y का मान क्या क्या हो सकता है? a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है। मतलब मैं वहां कोने पे लिख देता हूं कि x का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भैया x तो चर है ना। x अगर चर है तो कभी 1 हो गया, कभी 2 हो गया, कभी 3 हो गया। वैसे ही y भी हमारे पास क्या है? चर है, तो कभी भैया 1 हो गया, कभी 2 हो गया, कभी 3 हो गया, वगैरह वगैरह। अब यहां शर्त क्या मालूम है? पहली शर्त, पहली यह शर्त है कि यहां पर हमारे पास, देखो अब 2-3 बातें मैं आपको और समझाता हूं, 2-3 बातें आपको मैं और समझाता हूं। यहां पर एक हमारे पास होता है प्रतिबिंब। अब देखो ये मैं बहुत बेसिक में आपको लेके जा रहा हूं, एनसीईआरटी में या प्रश्नों में आपको मिलेगा। एक हमारे पास होता है प्रतिबिंब, एक हमारे पास क्या होता है? प्रतिबिंब। अच्छा, एक हमारे पास प्रतिबिंब होता है और एक हमारे पास होता है पूर्व प्रतिबिंब। एक हमारे पास क्या होता है? पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, अब ये है क्या? ध्यान से समझो। इन दोनों शब्दों का बड़ा प्रयोग होगा कि भैया ये इसका प्रतिबिंब है, ये इसका पूर्व प्रतिबिंब है, वगैरह वगैरह। तो मैं मान लो यहां पर एक ए बनाता हूं, एक यहां पर बी बनाता हूं, और मैं एक फलन बना रहा हूं, फलन। अब आप कहोगे सर फलन तो हमें जांच करनी आती नहीं। मैं हूं ना, मैं अपने मन से एक फलन बना रहा हूं, फलन। जैसे एक हमारे पास ए ये है, एक ये बी है।
फलन जा रहा था ए समुच्चय से बी समुच्चय में। मान लो यहां पर 1 बैठा है, यहां 2 बैठा है, यहां पर 3 बैठा है, यहां पर ए बैठा है, यहां बी बैठा है, यहां सी बैठा है। ए का तीर लगा जाके भैया, एक का तीर लगा ए को, दूसरे वाले का लगा बी को, तीसरे वाले का लगा सी को। तो ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास जो बी समुच्चय है इसमें पाए जाएंगे प्रतिबिंब। बात समझ में आ गई? इस बी समुच्चय में पाए जाएंगे प्रतिबिंब और ए समुच्चय में पाए जाएंगे पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं, क्या समझाता हूं, यहां पर आप ध्यान से देखो, तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जैसे यहां पर कोई हमसे पूछे या कोई ना भी पूछे, हम बताएंगे कि जो ए अवयव है हमारे पास, ये किसका प्रतिबिंब है। भाई यहां पर प्रतिबिंब पाए जा रहे हैं, तो ए हमारे पास किसका प्रतिबिंब है, तो हम कहेंगे अवयव 1 का। भाई हम ऐसे बोलेंगे कि भैया ए प्रतिबिंब है 1 का, है ना। अच्छा, वैसे ही हम यहां पर कहेंगे बी प्रतिबिंब है 2 का। क्यों? क्योंकि यहां पर बी का तीर मतलब बी को कौन तीर मार रहा है, 2 मार रहा है। तो ए प्रतिबिंब है 1 का, बी प्रतिबिंब है 2 का, वैसे ही सी प्रतिबिंब है 3 का। आप समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखो, एक तीर किसको मार रहा है, ए को मार रहा है। तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं यहां पर कि भैया एक क्या है, एक पूर्व प्रतिबिंब है, एक पूर्व प्रतिबिंब है ए का। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने क्या कहा कि ए प्रतिबिंब है 1 का, बी प्रतिबिंब है 2 का, सी प्रतिबिंब है 3 का। तो हम ये कहेंगे 3 क्या है, पूर्व प्रतिबिंब सी का, 2 क्या है, पूर्व प्रतिबिंब बी का, 1 क्या है, पूर्व प्रतिबिंब ए का। तो हम ये समझ गए कि भैया ए वाले समुच्चय में एक्स भी पाया जा रहा था, ए वाले समुच्चय में पूर्व प्रतिबिंब भी पाए जा रहे हैं। इसका मतलब जब भी प्रतिबिंब की बात होगी तो हम याद करेंगे y को, और जब भी पूर्व प्रतिबिंब की बात होगी तो हम याद करेंगे x को। क्यों? ए समुच्चय में x भी पाया जा रहा था, ए समुच्चय में पूर्व प्रतिबिंब भी पाया जा रहा है। बी समुच्चय में प्रतिबिंब भी पाया जा रहा था, बी समुच्चय में y भी पाया जा रहा है। तो हम यह समझेंगे कि भैया y मतलब प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब मतलब x। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहां 2 शर्तें जो थी, ये वाली 2 शर्तें, वो क्या है, इन 2 शर्तों पे मैं बात करता हूं। 2 शर्तें ये हैं कि भैया यहां पर x का केवल एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। पहली शर्त क्या है, x का, अब x यहां पर क्या है, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, कुछ भी हो सकता है ना x। भाई x तो चर है हमारे पास, तो x 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी। तो हमने कहा यहां पर पहली शर्त क्या है कि x का केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए सामने वाले समुच्चय में। ध्यान से देखो, तो पहली शर्त के अनुसार इसका केवल एक ही प्रतिबिंब है, इसका भी केवल एक ही प्रतिबिंब है, तो यह फलन होना चाहिए था। पहली शर्त क्या कहती है, पहली शर्त कहती है कि भैया यहां पर x का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। दूसरी भाषा में x जो है केवल एक को ही तीर मारे, तो ये केवल एक को तीर मार रहा है, ये भी केवल एक को तीर मार रहा है। तो सर पहली शर्त के अनुसार तो ये फलन होना चाहिए। अब आती है दूसरी शर्त, क्या कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं सभी का सभी प्रतिबिंब उपस्थित होना ही चाहिए। मतलब जितने भी हमारे पास समुच्चय ए में उपस्थित अवयव हैं सभी में से तीर निकलना चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहां पर तीसरे वाले अवयव में से तीर नहीं निकला, इस वजह से यह फलन नहीं है। अब शर्तें आपको समझ में आ गई क्या भैया? पहली बात कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं सभी अवयवों का एक प्रतिबिंब होना ही चाहिए। और यहां पर पहली चीज कि मतलब कुल मिलाके मैं दूसरी भाषा में अगर कहूं तो हर एक अवयव से तीर निकलना चाहिए, और ऐसा ना हो कि किसी भी अवयव में एक से ज्यादा तीर निकल गए। अगर एक से ज्यादा तीर निकल गए मतलब एक x के अवयव के लिए 2 या 2 से ज्यादा प्रतिबिंब बन गए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर हम अपना चेहरा शीशे में देख रहे हैं और हमारा चेहरा इसे 2-2 चेहरे दिखा दे, मतलब समझ जाओ वहां भूत है,
अबे एक चेहरा रख रहे हो तो एक ही चेहरा तो दिखाएगा। मतलब एक्स के एक अवयव के लिए एक प्रतिबिंब होना चाहिए। दो बन गए या दो से ज्यादा बन गए, समझो भैया भूत है वहां पर, मतलब वो फलन नहीं है। यहां पर एक का एक प्रतिबिंब, दूसरे का भी केवल एक ही प्रतिबिंब, लेकिन तीसरे वाले अवयव का क्या, यहां पर भैया तीसरे वाले अवयव का तो प्रतिबिंब बना ही नहीं। तो बस ये दो शर्तें थी, गणितीय भाषा में मैंने आपको बताई। अब इसी को एक परिभाषा के रूप में हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे आप ये दूसरे वाले को चेक करो, इसका केवल एक ही प्रतिबिंब, इसका भी वही प्रतिबिंब। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो कुछ अलग सी बात हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो। तो एक का ये प्रतिबिंब, दूसरे वाले का ये प्रतिबिंब, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ध्यान से समझो। जैसे यहां प्रतिबिंब पाए जा रहे थे, दो अलग अलग अवयवों के लिए एक प्रतिबिंब हो सकता है। दो अलग अलग अवयवों के लिए एक प्रतिबिंब हो सकता है, मतलब ये फलन है। दूसरी शर्त पे जाओ भैया, तीसरे वाले का क्या, तीसरे वाले से तो अवयव निकला ही, वो तीर निकला ही नहीं, तीसरे वाले अवयव की कोई प्रतिबिंब है ही नहीं। अच्छा, अब जैसे यहां आ जाओ, इसका एक प्रतिबिंब, इसका भी यही प्रतिबिंब, ठीक है, इससे तीर नहीं निकला, मतलब ये फलन नहीं है। या दूसरी भाषा में, इससे दो तीर निकल गए, मतलब जो दो अवयव है हमारे पास उसके दो दो प्रतिबिंब, काम गड़बड़ है बाबा। अब जैसे यहां देखो कितना प्यारा है, फलन है, हाँ है, क्यों, एक का ए प्रतिबिंब, दूसरे का बी प्रतिबिंब, और तीसरे वाले अवयव का सी प्रतिबिंब। हाँ, क्या सभी अवयवों के प्रतिबिंब हैं? हाँ है। क्या सभी के एक एक प्रतिबिंब हैं? हाँ है। मतलब दूसरी भाषा में, क्या सभी अवयवों में से तीर निकल रहा है? हाँ निकल रहा है। क्या सभी अवयवों में से तीर निकल रहा था तो ऐसा तो नहीं कहीं एक अवयव से दो या दो से ज्यादा तीर निकल गए हो? नहीं, एक अवयव से एक, एक अवयव से एक, एक अवयव से एक, मतलब एक ही तीर निकलना चाहिए एक अवयव से। हाँ जाके, हाँ ये फलन है, हाँ है। क्यों, इससे भी एक तीर निकला, इससे भी एक, इससे भी एक, मतलब सारे अवयवों में से तीर निकल रहा है, सारे अवयवों में से तीर निकल रहा है। हाँ, जाके भले ही एक को लग रहा है तो उसमें हमारी क्या गलती, मैंने क्या बोला भैया, प्रतिबिंब दो नहीं होने चाहिए, लेकिन दो अवयवों के एक प्रतिबिंब हो सकते हैं, तीन अवयवों के एक प्रतिबिंब हो सकते हैं, चार अवयवों के एक प्रतिबिंब हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसका तो कोई पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं, तो मैंने परिभाषा में कहा पूर्व प्रतिबिंब का नाम लिया, मैंने नाम लिया केवल और केवल प्रतिबिंब का, पूर्व प्रतिबिंब की बात ही नहीं हुई। किसी अवयव का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है समुच्चय ए में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं सभी का प्रतिबिंब होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उनमें से किसी भी अवयव का ऐसा ना हो कि दो या दो से ज्यादा प्रतिबिंब बन जाएं। ठीक है, तो संबंध है, फलन है। इस तरह से आपको यह समझना है। जैसे ये हमारे पास क्या फलन है, हाँ फलन है, तो ए बी सी क्या हो गए, प्रतिबिंब। ए किसका प्रतिबिंब है, एक का, बी है दो का प्रतिबिंब, सी है तीन का प्रतिबिंब। वैसे ही एक किसका पूर्व प्रतिबिंब है, ए का, दो किसका पूर्व प्रतिबिंब है, बी का, तीन किसका पूर्व प्रतिबिंब है, सी का। तो अब इसी को हम यहां पर भैया परिभाषिक रूप में ऐसे पढ़ते हैं कि भैया माना ए और बी हमारे पास दो समुच्चय हैं, तब नियम, अब देखो यहां पर एक नियम लागू होता है। नियम क्या है, जो यह कहता है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए, अब ध्यान से देखो, समुच्चय ए में एक दो अवयव के लिए बात नहीं हो रही, सारे के सारे अवयवों के लिए बात हो रही है कि भैया तब नियम यह कहता है कि ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी के एक अद्वितीय अवयव। ओहो हो, अद्वितीय का मतलब क्या है, अद्वितीय का मतलब है, जैसे आपने लड़कियों को सुना होगा, जैसे लड़कियों से पूछो कि भैया तुमको कैसा लड़का चाहिए, तो लड़कियां कहती हैं बढ़िया सुंदर हो, बढ़िया लंबा हो, गोरा हो, चिट्टा हो, खूब पैसा कमाता हो, बढ़िया गाड़ी से चलता हो, जिसके पास बहुत सारी जमीन हो, जो हमको रानी की तरह बना के रखे, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, मतलब अद्वितीय। हाय हाय, जैसे मैं हूं अद्वितीय, क्यों, मैं मान सकता हूं कि मेरे जैसा कोई पढ़ाता ही नहीं होगा, मैं हंसाता भी हूं, लिखाता भी हूं, पढ़ाता भी हूं, समझाता भी हूं, दिमाग में बात बिठाता भी हूं, वगैरह वगैरह। या मैंने खुद की तारीफ कर दी, कोई बात नहीं। तो लड़कियां ऐसे कहती हैं कि भैया हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। उसी जगह पे लड़के क्या कहते हैं, भैया लड़की होनी चाहिए जिंदा होनी चाहिए। कि कितने भोले होते हैं लड़के, आप समझ रहे हो,
सिंपल। क्या वो लड़कों से पूछो कैसी लड़की चाहिए, कहते हैं भैया लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, बस। लड़का समाज इसी में खुश है, बस। तो अद्वितीय का मतलब क्या होता है? जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। तो हमने यह समझा कि ए और बी दो समुच्चय हैं, तब नियम के अनुसार ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है। अब इसका यही अर्थ है कि ऐसा ना हो कि समुच्चय कोई अवयव उपस्थित हो और वो दो जगह तीर मार दे या दो से ज्यादा जगह तीर मार दे, तब वो फलन नहीं होगा। अद्वितीय का मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, मतलब एक अवयव का एक प्रतिबिंब दूसरे का दूसरा हो सकता है, दूसरे का पहले वाला प्रतिबिंब हो। सारी बातें समझ में आएंगी, दिमाग में बिठाओ, धीरे धीरे दिमाग में बिठाओ, है ना। तो हम उसे क्या कहते हैं भैया? ए समुच्चय से बी समुच्चय पर फलन कहलाता है, और हम लिखते ऐसे हैं कि फलन जा रहा है ए समुच्चय से बी समुच्चय में। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से समझो कि यदि ए और बी के अवयवों को हम क्रमशः एक्स वाई से निरूपित करें, जो कि हम करते ही हैं, समुच्चय ए में एक्स पाया जा रहा है, बी में वाई पाया जा रहा है, तो हम यह कहते हैं कि जो वाई है वो यहां पर एक्स का एक फलन है। बात समझ में आई? मतलब कुल मिला के आपको यह समझना है कि भैया y जो है ना वो यहां पर x का एक फलन है। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि भैया x हमारे पास कैसा है? स्वतंत्र चर। देखो सारी कहानी मिल गई आके यहां पर। x कैसा है? स्वतंत्र चर। y कैसा है? परतंत्र चर। तो आपको यहां पर यह समझना है कि कहीं पर भी अगर fx लिखा हो तो तुरंत y लिखो। क्यों? क्योंकि भैया y क्या है? यहां पर x का एक फलन है। तो हमसे क्या कहा गया है? यदि प्रत्येक x बिलोंगिंग टू a, मतलब समुच्चय a में जितने भी अवयव पाए जाते हैं, उसके लिए y का केवल और केवल एक ही मान निर्धारित हो सके। आप यहां पर ध्यान से देखो, जो फलन हमारे पास नहीं थे उसमें लफड़ा क्या था? यहां पर एक x के लिए दो दो y की वैल्यूज, एक x के लिए दो y के मान हैं, एक x के लिए दो दो y के मान हैं, इस वजह से फलन नहीं है। यहां पर आप ध्यान से देखो तो भैया, यहां पर आप ध्यान से देखो तो यहां पर एक x के लिए एक y का मान, दूसरे x के लिए भी एक y का मान, लेकिन यह फलन क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर एक ऐसा भी अवयव है जिसका कोई y का मान नहीं है। तो बस दो ही शर्तें हैं जो यहां पर भैया क्लियर करवाती हैं कि कौन सा फलन होगा और कौन सा फलन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम यह समझते हैं कि भैया यदि प्रतिचित्रण, मतलब अगर एक फलन a से b में जा रहा है तो हम उसको क्रमित युग्मों में ऐसे लिखते हैं कि भैया a जो है a में पाया जाएगा, b जो है वो यहां पर b में पाया जाएगा। का समुच्चय इस प्रकार है कि कोई दो क्रमित युग्म पहला अवयव समान नहीं रखते हैं। अब जैसे मान के चलो मैं फलन को, अगर मैं फलन को भैया रोस्टर रूप में परिभाषित करूं, अगर मैं फलन को रोस्टर रूप में परिभाषित करूं तो मैं कैसे करूंगा? अगर फलन को मैं रोस्टर रूप में परिभाषित कर रहा हूं तो यहां पर हम कैसे समझेंगे कोई भी हमारे पास फलन है कि नहीं है? तो हम सिंपल इतना कहेंगे कि कोई भी दो क्रमित युग्म हमारे पास जो हैं वो पहला अवयव समान ना रखें, बस। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि रोस्टर रूप को अगर हम भैया इस रूप में बनाएं तो कहने का मतलब है जैसे यहां पर लोचा क्या है? 2, a 2, c। तो ये फलन क्यों नहीं है? क्योंकि भैया दो क्रमित युग्म हमारे पास ऐसे हैं जिनके पहले पहले वाले अवयव एक समान है, 2, a 2, c, है ना। तो अब यहां तक की बात समझ में आ गई है, तो एक सवाल कर लिया जाए फटाफट से। यस बच्चा लोग फटाफट से मुझे बता दो क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं? एक सवाल भी मैं आपको लगे हाथ दे ही देता हूं। चलो, अच्छा सवाल है, बेस्ट सवाल है, अच्छा सवाल है ना। चलो, कहां गया? मिल जा भाई। हाँ भाई, चलो ये सवाल अभी हम लोग करेंगे, समझेंगे। पहले मुझे फटाफट से बता दो यार, ये बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से चैट पे लिख दो यस सर, यस सर, यस सर, जल्दी से। अरे बाप रे बाप, तुम लोगों को सांस आ गई? हाँ, कुछ बच्चे तो भाग लिए होंगे कि अरे भागो रे। हाँ भाई, कुछ बच्चे तो निकल लिए होंगे कि भागो रे, मास्टर ने चैटवा बंद कर दिया है। सांस आ गई, सांस आ गई। हाँ आ गई सर, आ गई सर। बस 10 से 15 मिनट क्लास और चलेगी, छोड़ दूंगा क्लास। हाँ, सेमेस्ट्री की क्लास चल रही है। अरे अभी समझाता हूं सर। खत्म कीजिए। किसको खत्म करें? अपने आप को कि हम तुमको खत्म करें? जल्दी से बताओ।
सर अब आप कल करा देना। सर केमिस्ट्री की क्लास है, अबे वो तो 8 बजे होगी मित्र। नो सर कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है समझाते हैं। यस सर केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। केमिस्ट्री क्लास कहां चल रही है हैं? यार केमिस्ट्री की क्लास कहां लाइव चल रही है मित्र? लाइव तो नहीं होना चाहिए, एक ही टाइम पे दो लाइव। हिंदी मीडियम पे तो नहीं है क्लास। अच्छा एक मिनट, एक खत्म हो गई है तो क्या कर रहे हो? कहा यूट्यूब पर है? यूट्यूब पर, यूट्यूब पर क्लास लाइव है। अरे ये मास्टर साहब ना छुड़िए हैं, 7 बजे क्लास लगाई दीन है। अरे दादा री दादा, यूट्यूब पर क्लास लगा दिए हैं। री दादा री दादा, चलो थोड़ा समझ लो फिर खत्म करते हैं। हाय राम। अच्छा आई लव यू सर, लव यू बच्चा, आई लव यू। यूट्यूब पर क्लास लगा दिए हैं। री दादा गड़बड़ हो गया है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बस 5 मिनट और, 5-10 मिनट और। अच्छा जितने बच्चे एक शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं कि सर हमें तो नहीं समझ में आता कि एक्स का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, सारे के सारे अवयवों का प्रतिबिंब होना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, सर एक बढ़िया सी शॉर्ट ट्रिक बता दो सर जल्दी से, एक बार जरा जल्दी से चैट पर दिल बनाओ। जितनी अधिक मात्रा में दिल बनेगा उतनी ही अधिक मात्रा में मैं आपको बहुत ही सरल करके शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अन्यथा अगर कम बनेगा दिल तो हम भैया फिर छोटा मोटा वाला शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, भाग जाएंगे यहां से। हाँ हमको तो क्लास खत्म ही करनी है क्योंकि यूट्यूब पर क्लास चल रहा है केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल वाला। हाँ जल्दी से, हाँ अब बनाओ रे। हाँ कोई रुकेगा नहीं रे। सर आज तो मैं बोर हो गया बच्चा। अब ये बताओ हम तुम्हारे पास आके हर 5 मिनट में गुजू 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 गुदगुजी करें तुम्हारे हम आए? एक तो पहली बात मैथ जैसा सब्जेक्ट, हरी ज्यादा, और दूसरा भारी भारी कॉन्सेप्ट। हम भी पगला जाते हैं कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते, मन करता है पेन फेंक दें, टीवी भी फोड़ दें, फिर पता लगा कि 6 लाख का टीवी है। जिंदगी भर हम पढ़ाते रह जाएंगे, टीवी का खर्चा नहीं निकलेगा रे बाबा। फिर हम थोड़ा सा कहते हैं शांत, है ना? हाँ, हाँ। कभी पढ़ाते पढ़ाते मैं पागल हो जाऊं तो मैं तुम्ही लोगों के ऊपर इल्जाम डालूंगा कि परिश्रम के बच्चे हैं, हमको पागल कर दिए हैं। सुना ध्यान से। हाँ हम इल्जाम लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर, हाँ कि हमारे पागलपन का कारण परिश्रम के बच्चे। हाँ यही है बच्चे। हम पूरा मजेदार तरीके से पढ़ाता हूं और ये कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया। पागल हो गया है। अब सुनो ध्यान से, जब भी आपको कंफ्यूजन हो, अब सुना ध्यान से बच्चा लोग, जब भी आपको कंफ्यूजन हो, आप लोगों ने इतने दिल बना दिए हैं तो यार मेरा काम है कि काम आसान करो। जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो बस इतना समझ जाना या इतना याद कर लेना कि इस वाले समुच्चय में बैठे हैं बच्चे, और इस वाले समुच्चय में बैठे हैं उनके पापा। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर इस वाले बच्चे के ये पापा, एक वाले अवयव के ये पापा, इस वाले बच्चे के ये पापा, इसने अवतार लिया है क्या? यार अगर किसी समुच्चय में कोई बच्चा बैठा है तो उसके पापा भी तो होने चाहिए। अब आप कहोगे सर हो सकता है कि पापा की डेथ हो गई हो सकता है कि आप कहें कि भैया पापा की डेथ हो गई हो। अरे मालिक तो अपने पिताजी के नाम के आगे स्वर्गीय लगाएगा ना, मतलब कभी ना कभी पिताजी रहे होंगे ना। इस बच्चे के तो पापा ही नहीं है, इसने ले लिया अवतार कि बाजीगर मैं बाजीगर। हमें अवतार कैसे ले सकते हो? तुम्हारे पापा होने चाहिए थे, पापा नहीं है इसका मतलब भी फलन नहीं है, गंदा छे। हाँ अब यहां देखो, यहां बच्चे हैं, यहां पर मान लो है पापा। अब देखो इस वाले बच्चे के ये वाले पापा, इस वाले बच्चे के ये वाले पापा, क्या ये बात सही है? हाँ सही है। क्यों सही है? अरे हो सकता है एक और दो सगे भाई या सगे भाई बहन या सगी बहन हो,
तो यार एक पापा के दो बच्चे हो सकते हैं ना, मतलब दो बच्चे के एक पापा हो सकते हैं। लेकिन गड़बड़ कहां हो गई? गड़बड़ हो गई, अरे भैया तुमने अवतार लिया है क्या? तुमने अवतार लिया है क्या? तुम्हारे भी तो पापा होने चाहिए थे। पापा नहीं है तुम्हारे, मतलब तुम भला नहीं हो। री दादा, गड़बड़ रे बाबा, दया कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ध्यान से सुनना। इस वाले बच्चे के ये पापा, इस वाले बच्चे के ये पापा, अरे बाप रे बाप, एक बच्चे के दो दो पापा, ये भी पापा ये भी पापा। जैसे एक पिक्चर थी ना सुनील शेट्टी की, जिसमें सुनील शेट्टी दो जुड़वा भाई थे। तो अब सुनील शेट्टी दो जुड़वा भाई हैं, एक की शादी हो चुकी होती है, एक की शादी नहीं होती। तो होता क्या है, उसका बच्चा होता है, जिसकी शादी हो चुकी होती है उसका बच्चा होता है। तो अब वो बाजार जाता है, तो पहले वो अपने घर पे पापा को देखता है, और बाहर जाता है तो जो दूसरा सुनील शेट्टी होता है, जो जिसकी शादी नहीं हुई, तो उसको देखता है। तो वही बाजार में अपनी मां को पकड़ के रोने लगता है। मीम में भी चलता है ना, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप। तो मम्मी कहती मारूंगी थप्पड़ तो गिरेगा जाके, बदतमीज कहेगा। तो गड़बड़ अरे बाबा, एक बच्चे के दूधू पापा नहीं हो सकते। यहां देखो कितना प्यारा है। कहते हैं एक बच्चा सबसे अच्छा, एक बच्चे के एक पापा, एक बच्चे के एक पापा, एक बच्चे के एक पापा। यहां पर ये बच्चा दोनों सगे भाई भाई बहन बहन ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि एक पापा के दो बच्चे हैं। अच्छा, अब आप कहोगे सर यहां पर सी वाले को तो तीर लग ही नहीं रहा, मतलब सी वाले का तो कोई बच्चा है ही नहीं। हो सकता है इसकी शादी ना हुई हो। अब बिना शादी के अगर कहीं बच्चा हो गया तो दिक्कत हो जाता है इंडिया में। हाँ, तो इसी वजह से इनके पास अभी लाइसेंस नहीं है, शादी होने के बाद ठीक है। तो यहां बच्चे, यहां पापा, काम खत्म। ठीक है, चलो बेहतरीन। जैसे यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। अब हमको बताना है कि निम्न में से कौन सा यहां पर आरेख फलन को दर्शाता है। बस लेफ्ट तरफ बच्चा, दाईं तरफ पापा। लेफ्ट तरफ बच्चा, दाईं तरफ पापा। अरे डार्क डार्कर डार्केस्ट अमावस्या अंधेरा है रे, बस कर रे, अरे बस कर। है किशन सर कहते नहीं चट्टा कहीं का, बस कर रे, बस कर। चलो बताओ कौन सा फलन है। इधर बच्चे रखो, इधर पापा रखो, काम खत्म। एक लिख रहा है डार्क डार्केस्ट, नहीं डार्क डार्कर डार्केस्ट अंधेरा अमावस्या। अरे बाप रे बाप, देखो ओए देखो, फलन नहीं है, पूछो काहे। अबे तुमने अवतार लिया था क्या? तुम्हारे भी तो पापा होने चाहिए थे, तुमने अवतार लिया था क्या? अब जैसे यहां देखो, दूसरा वाला है हमारे पास, क्यों? एक पापा के तीन तीन बच्चे हो सकते हैं। अबे हमारे बाबा लोग 8 भाई थे, 4 बहन थे, तो एक पापा के 8 क्या 12 12 16 बच्चे हो सकते हैं। यहां तो तब भी 3 हैं। गुड। हमारे बाबा लोग 8 भाई थे, 4 बहन, मतलब हमारी दादी थी 4, बाबा थे यार दादा, पूरा जमीन बट गया हमारा चाचा लोगों में, हमको मिला खाली 2 गज। मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत होना। तो एक पापा के 3 बच्चे, ठीक। अब यहां देखो, एक बच्चे की दूधू पापा, गोड बोड़े रे बाबा, एक बच्चे के दू पापा, गोड बोड़े रे बाबा। सही क्या है? बी। खत्म, है ना। चलो, यश, रिफ्लेक्ट, अर्जित, ऋषभ, अंकित, अनुराग, विशेष, गजब, अंतरा, सत्यम। एक सवाल मैं आपको और दे देता हूं, जो मैंने यहां पर स्टार्टिंग में बोला था। ये वाला सवाल जरा ध्यान से देखो। अबे ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। यहां पर ध्यान से देखो तो रोस्टर रूप में भी मैंने आपको बताया था। क्लास छोड़ रहा हूं, बस सवाल कर लो यार 2-3, वरना सवाल नहीं बनेंगे आपसे तो दिक्कत होगी ना। यस, अब ध्यान से देखो, यहां पर आप देखो तो ए समुच्चय दिया है, बी समुच्चय दिया है। कहने का मतलब यह है कि भाई देखो, यहां पर पहले पहले वाले अवयव कहां पाए जाएंगे? समुच्चय ए में। दूसरे दूसरे वाले अवयव कहां पाए जाएंगे? समुच्चय बी में। आप ऐसे समझो कि हमको बोला गया है कि कौन सा यहां पर एक फलन है। अब आप सीधे, अब देखो यहां पर हमें आलेखीय विधि नहीं बनानी है, हमें यहां पर सिंपल क्या करना है, यह समझना है कि 2 के यहां पर पापा कौन है? 10, ठीक है। 2 के पापा हो गए 12,
2 के 2 पापा। अबे और समझो, 2 के पापा हो गए 15। अरे बाप रे, 2 के यहां पर 3 पापा हैं, मतलब ये फलन नहीं है। केमिस्ट्री क्लास खत्म हो जाएगी तो बच्चे आप पढ़ाएं कि हम बताओ, बस 5 मिनट कह रहे हैं, खत्म हो जाएगी तो यार हमको भी तो सिलेबस ही कराना है मित्र। बाबू, बाबू तुम कह रहे हो छोड़ने को, चलो छोड़ देते हैं हम। अब देखो, 2 के यहां पर पापा हैं 10, 3 के पापा हैं 12, 3 के पापा हैं 15। भैया यहां गड़बड़ है, 3 के 2 पापा। 2 के पापा हैं 12, 3 के 10, 5 के 15। ध्यान से देखो, जितने भी बच्चे यहां थे सभी के एक एक पापा हैं, मतलब ये संबंध है, संबंध करो, फलन है, ये फलन नहीं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा, काम खत्म। 47% बच्चों ने किया है। यश, निहाल, सत्यम, गजब कुमार, विशाल, आर्यन, अनुराग, शुभम, दिव्यांश, अन्नपूर्णा शाह। चलो बेहतरीन। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं बनेंगे, जैसे ये आपसे नहीं बनेगा तो इसको छोड़ देना, ये आपके डीपीपी में है, तो डीपीपी में ये आपसे नहीं बनेगा, छोड़ देना। ठीक है, आप जैसे ये देखो, यहां पर वही बात है ना कि भैया fx दिया गया है, f25 का मान क्या होगा हमारे पास, f25 का मान हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो fx क्या है, √x, तो अगर x की जगह पे हम 25 रखेंगे तो यहां पर रूट में भी 25 रखा जाना चाहिए, मतलब f25 का मान क्या आएगा भैया, 5। काम खत्म। वैसे मान लो हमसे बोला गया है f16, तो f16 का मतलब यह है कि हम अब x की जगह पे 16 रखेंगे तो √16 का मतलब हो जाएगा 4। वैसे ही f1 है हमारे पास, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर x की जगह पे 1 रखेंगे तो रूट हो जाएगा 1, यानी कि भैया 1। तो ये क्या हो गया, f25 हो गया 5, f16 हो गया 4, f1 हो गया 1, तो ये हो जाएगा 5/5, यानी कि भैया 1। तो सही आंसर क्या होगा, 1 हमारे पास। 1 पे टिक लगाओ, काम आगे बढ़ेगा। तो ये सवाल भी छोड़ देना, अब आज आपसे नहीं बनेगा, ये भी हमारे पास प्रश्न डीपीपी का है। तो आज हम लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करी हैं। ठीक है, समरी में आपको नहीं दे रहा हूं, जैसे ये हमारे पास सवाल है, ये नहीं बनेगा। तो डीपीपी में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे नहीं बनेंगे, तो प्लीज उसको मत लगाइएगा, बाकी सवाल आपसे लग जाएंगे। ठीक है, बाकी सवाल आपसे लग जाएंगे, बस जो मैंने थ्योरी आपको समझाई है वो आप समझ लेना। तो एक बार फटाफट से दोस्त फायर इमोजी लगाओ चैट पर यार, अगर समझ में आ गया है सब कुछ तो फटाफट से फायर इमोजी लगा दो, फिर हम लोग यहां पर आपसे विदा लेते हैं। आप भी जाओ और जो केमिस्ट्री की क्लास चल रही है आप उसको देखो। ठीक है, मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा उसके लिए, बायो वाले देख रहे हैं, आप भी देखो जाके। ठीक है, चल बेहतरीन। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं दोस्त, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार बारंबार। तो भैया आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिंपल हम लोगों ने यहां पर भैया फलन के बारे में बात करी। तो फलन मैंने आपको समझाया फलन क्या होता है, फिर फलन में मैंने आपको यह समझाया भैया प्रकार क्या होते हैं, फिर मैंने आपको समझाया भेद क्या क्या होते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि जैसे हम लोग संबंध में देख रहे थे कि क्रमित युग्म के पहले पहले वाले घटक प्रांत, दूसरे दूसरे वाले परिसर, सेम बात यहां भी होगी। फिर मैंने आपको यह समझाया कि यहां बच्चा लोग होते हैं, यहां पर पापा लोग होते हैं। कहने का मतलब है कि यहां पर x कहां पाया जाएगा, यहां पर y यहां पाया जाएगा। एक x के लिए 2 y के मान नहीं हो सकते, लेकिन 2 x के लिए 1 y के मान हो सकते हैं, मतलब अद्वितीय अवयव वाला कॉन्सेप्ट है ना, अद्वितीय अवयव वाला कॉन्सेप्ट। फिर मैंने आपको यह समझाया कि अगर फलन a से b में जा रहा है तो a क्या होता है भैया, प्रांत, और भैया b क्या होता है हमारे पास, सह प्रांत। फिर मैंने आपको यह समझाया कि भैया f g h ये सब क्या होते हैं, फलन के नाम। और जैसे मैंने लिख दिया fx, तो जैसे y बराबर fx है तो x हमारे पास क्या है, स्वतंत्र चर, और भैया y क्या है, परतंत्र चर, है ना। ये सारी बातें मैंने करी हैं, आप इसको अच्छे से लगाना। तो होमवर्क क्या है, डीपीपी लगा लेना। डीपीपी में हमारे पास 10 प्रश्न हैं, कुछ नहीं बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे तो कुछ प्रश्नों को छोड़ देना, बार बार कह रहा हूं छोड़ देना। उसके बाद आप रिवीजन जरूर करो, लेक्चर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उनका रिवीजन जरूर कर लेना दोस्त। ठीक है, उसके बाद अच्छे से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी लगा लो। एनसीईआरटी हमारे पास 1.1 हो गई, उसको अच्छे से लगा लो, जो बचेगा हम लोग कर लेंगे, बाकी एंजॉय करते रहो यार, है ना। अभी पहला ही महीना है, मतलब अभी अप्रैल ही है, धीरे धीरे हम लोग आराम से पढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। यस, डाउट भी चेक कर लो सर थोड़े से। चलो नहीं समझ में आया आरुष, अब आपको समझ में आ गया होगा सर, 55 रैंक है 2/2। अच्छा ठीक है, यस समझ में आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कराते क्यों, अरे मैं अभ्यास और प्रश्न के दौरान पूरे सवाल करवा दूंगा। अच्छा,
आपने खाना खाया कि नहीं? खा लिया, खा लिया। एक बार फिर से बता दो, ठीक है सर। रोस्टर विधि में दे दो एग्जांपल, दे दिए मैंने, ठीक है। चलो, परतंत्र क्या होता है? इंडिपेंडेंट, है ना सर। पांचवी को फिर से समझा दीजिए, ठीक है सर। इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया करो सर। हरिशंकर इंग्लिश मीडियम में भी मैं पढ़ाता हूं, तो आप वहां आ जाया करो, ठीक है। क्योंकि अब यहां पर इंग्लिश में करूंगा तो कुछ बच्चे यहां पर, हाँ, एक्स को बेटा, वाई को मां मान लीजिए। अरे हमने पिताजी मान लिया, सबसे बढ़िया, है ना। चलिए चलिए, क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, ऑल क्लियर है सर। आप मेरे फेवरेट टीचर हो, धन्यवाद। समझ नहीं आया? अच्छा सर, गुडीज क्यों नहीं आ रही हैं? आ जाएंगी। अच्छा, होगा मोहम्मद दर्श, सबको समझ में आएगा, परेशान मत हो आप। रिलेशन के मैं लास्ट वाले चैप्टर में, मतलब लास्ट वाली क्लास में करवा दूंगा, परेशान मत हो। सर जी फर्जी बवाल ना बताया करो, बस पढ़ाया करो। अच्छा शुभजीत, ओके। सर जी मैथ्स की कौन कौन सी बुक लें? एनसीईआरटी अभी ले लो। निर्णय मैंने एक बार फिर से समझा दिया है, एक बार आप रिपीट कर लेना, ठीक है। चलो, यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट होगी तो आप देख लो। चलिए, तो बहुत सारे बच्चों को प्यार, यस। एफओजी का मतलब भी बताऊंगा प्रीत आगे चल के, यस। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार, बारंबार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, मस्त।